देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ में हूं अंशु और खबरों में विस्तार रूप से जाने से पहले आइए नजर डालते हैं मुख्य हेडलाइंस पर। जनहित याचिका पर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, दोपहिया वाहनों पर महिला और बच्चों को हेलमेट अनिवार्य। बड़ौनी बिलहरी रोड पर चली अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, कई लोगों का उजड़ा आशियाना। जबलपुर में कच्ची शराब बनाने वालों पर पुलिस की कार्रवाई, जंगलों में छापेमारी के दौरान 2 आरोपी गिरफ्तार, एक फरार। अवैध शराब बनाने वालों के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई, आबकारी विभाग की टीम ने कई गांवों में की छापेमारी, ग्वालियर जिले से है खबर। सड़क किनारे खड़े व्यक्ति पर चाकू से हमला, जबलपुर में गंभीर हालत में करा अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश बिजली आउटसोर्स ठेका कर्मियों ने कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन, ईगल हंटर सॉल्यूशन सर्विस प्रोवाइडर को नया ठेका मिलने से हुए आक्रोशित। गुना में प्रसिद्ध मंदिर मानिहाल देवी मैया के मंदिर से दान पेटी चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। बुलेटिन का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में अब दोपहिया वाहन पर महिलाओं और बच्चों के लिए हेलमेट लगाना अनिवार्य किया गया है। मध्य प्रदेश में महिला और 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हेलमेट न लगाने की छूट खत्म कर दी गई है। लॉ स्टूडेंट हिमांशु दीक्षित की जनहित याचिका के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने राजपत्र जारी कर मोटर व्हीकल नियम 1994 में परिवर्तन किया है। शिवराज सरकार ने बाकायदा इसका गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। आपको बता दें, दोपहिया वाहनों पर सड़क हादसों में महिलाओं की मौत के आंकड़ों ने याचिकाकर्ता हिमांशु दीक्षित को व्यथित किया था। आरटीआई के माध्यम से बीते 5 सालों में 500 से ज्यादा महिलाओं के हेलमेट न लगाने के चलते मौत की शिकार हुई थी, जिसके बाद याचिकाकर्ता हिमांशु दीक्षित ने शिवराज सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है, जो कि जनहित याचिका पर महाधिवक्ता द्वारा सरकार की मंशा को जाहिर कर याचिकाकर्ता की दलीलों से उसमें सहमति जताई गई है। मेरा नाम हिमांशु दीक्षित है। मैं नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी NLIU भोपाल में 4th ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ। जब मैं 3rd ईयर में था, आपने वर्ष 2019 में अक्टूबर के मंथ में मैंने एक जनहित याचिका PIL दाखिल की थी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर बेंच में, जिस PIL का उद्देश्य था एक इस प्रकार के नियम को खारिज करना, इस प्रकार के आर्बिट्ररी नियम पर एक्शन लेना, जो नियम यह कहता है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं को हेलमेट पहनना अनिवार्य नहीं है। ये जो नियम है, ये नियम 213 रूल 213 मध्य प्रदेश मोटर व्हीकल रूल्स 1994 में एग्जिस्ट करता था। 1.5-2 वर्ष के अंतराल में कोर्ट रूम्स में काफी हियरिंग हुई और जो लास्ट हियरिंग थी उसमें उस समय के जो एडवोकेट जनरल सर थे, उन्होंने कोर्ट में ये चीज नोट की थी, कोर्ट में ये चीज अपने स्टेटमेंट दी थी, जिसको ऑर्डर शीट में भी बाद में जीरो डाउन किया गया कि राज्य सरकार इस नियम को परिवर्तित करने हेतु इन प्रिंसिपल डिसीजन ले रही है और जल्द ही इस नियम में परिवर्तन आएगा। कोरोना के समय में कोई हियरिंग लग पाना बड़ी मुश्किल थी, इसलिए मैटर तब से लंबित ही रहा और वो डिसीजन की तलाश काफी समय से मुझे एज अ याचिकाकर्ता थी और महिलाओं को भी प्राय रही होगी, क्योंकि वो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैटर था मध्य प्रदेश में। लेकिन बेहद खुशी की बात यह है कि 3 मार्च 2021, इसका मतलब कुछ ही समय पहले, राज्य सरकार ने वो जो इन प्रिंसिपल डिसीजन था उसी के मंशानुसार ये नियम में जो चेंज करने के लिए कहा था उसको स्वीकार कर लिया है और 213 नाम का जो रूल था उसको गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए ओमिट भी कर दिया है मोटर व्हीकल रूल्स मध्य प्रदेश से। इसका ये मतलब है कि अब महिलाओं को हेलमेट पहनना ठीक उसी तरीके से अनिवार्य रहेगा जिस तरीके से एक पुरुष को मध्य प्रदेश में रहता था। ये नियम मध्य प्रदेश में विशेष नहीं था। इस तरीके का जो एग्जेम्पशन था महिलाओं को मध्य प्रदेश में नहीं था, इसके पहले भी कई और राज्यों में था। अगर मैं बात करूं 2018 में पंजाब में, हरियाणा में राज्य सरकारों ने ठीक इसी प्रकार के इन्हीं शब्दों से जुड़े हुए कुछ ऐसे नियम थे, कुछ ऐसे वर्डिंग्स थी जिसको अमेंड किया
वहां पर भी महिलाओं को हेलमेट पहनना अनिवार्य किया। 2015 में भी मद्रास हाई कोर्ट के दखल देने के बाद में राज्य सरकार ने जो पिलियन राइडर्स वुमेन्स होती थी उनको एग्जम्पशन जो मिल रखा था उस समय के नियम पे, उस एक्शन को भी हटाया गया और सबके लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया, महिलाओं के लिए भी, चाहे वो राइड कर रहे हो या पिलियन राइडर हो। ठीक उसी प्रकार से वर्ष 2014 में दिल्ली सरकार के माध्यम से भी ये नियम उठाया गया, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में 2018 में उठा लिया गया था। कहने का मतलब कि मध्य प्रदेश ही इकलौता राज्य था जो काफी समय से इस नियम से ही गवर्न हो रहा था। और मध्य प्रदेश सरकार के, मैं ये कहूँगा कि मैंने PIL तो कमलनाथ सरकार थी तब उस समय दाखिल की थी, लेकिन अभी शिवराज सिंह चौहान जी की जो सरकार है उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए इन्होंने नियम में चेंज कर दिया है और अब महिलाओं के लिए भी उतना ही हेलमेट अनिवार्य है जितना कि पुरुष के लिए। साथ ही साथ जो ये नियम पहले एग्जम्पशन देता था चाइल्ड को, जो 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य नहीं हुआ करता था, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से महिलाओं को हेलमेट पहनना नहीं होता था मध्य प्रदेश में। लेकिन इस नियम के 213 के पूरे ओमिशन के चलते अब वो एग्जम्पशन जो चाइल्ड को दिया गया था वो भी टेक अवे कर लिया गया। तो कहने का मतलब है न केवल महिलाएं बल्कि चाइल्ड भी, बच्चों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य हो गया अगर वो 4 वर्ष की उम्र से ऊपर है। मैं इसके लिए राज्य सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस बात को सुना और मुझे उम्मीद है कि अब जब मैटर मेरा माननीय उच्च न्यायालय में पहुंचेगा अपनी अगली हियरिंग के लिए, तब चूंकि जो रिलीफ हमारी मुख्यतः थी वो लगभग पूरी हो गई है और मुझे उम्मीद है कि जब मैटर पहुंचेगा तो माननीय उच्च न्यायालय अपने संज्ञान में लेते हुए अपने विवेकानुसार डिस्पोज करने के लिए प्रयास करेगा। ये ऑब्जर्वेशन मुझे आज कुछ ही समय पहले ही माननीय एडवोकेट जनरल ऑफिस के द्वारा मिली थी कि ऐसा अपडेट कर लिया गया है इन कंप्लायंस विद द पिटीशन। थैंक यू सो मच। अब बात करते हैं दतिया की। किसी का आशा न उजड़े तो दर्द जरूर होता है। ये बात दतिया जिले के नगर बड़ौनी में देखने को मिली, जहां बड़ौनी बिल्हाई रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही थी। पूर्व पार्षद लक्ष्मण अहिरवार का मकान भी उसी दायरे में आ रहा था, परंतु लक्ष्मण का कहना था कि उसका मकान वर्षों पूर्व बनाया गया था और हम लोग अनुसूचित जाति के हैं, इसलिए भेदभाव किया जा रहा है। पूर्व पार्षद लक्ष्मण अहिरवार ने बताया कि लाख मिन्नतों के बाद भी प्रशासन नहीं माना, उनके मकान पर जेसीबी चला दी और जोर जोर से चिल्लाने और गिड़गिड़ाने के बाद भी प्रशासन ने एक नहीं सुनी। यह हाई प्रोफाइल ड्रामा करीब 1 घंटे तक चलता रहा। मौके पर खड़ी तहसीलदार मोहिनी साहू ने युवक को काफी समझाने का प्रयास किया। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी बड़ौनी रविंद्र शर्मा के काफी समय तक समझाने के बाद लक्ष्मण टावर से नीचे उतरा। इस दौरान मौके पर CMO रमेश सागर, हल्का पटवारी देवेंद्र शर्मा सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा, लेकिन सभी बेबस नजर आ रहे थे। दतिया से संवाददाता सुरेश बघेल की खास रिपोर्ट। 40 लोगों के आक्रमण थे, जिसमें दुकानें, कुछ भवन और कुछ चबूतरा आदि थे, कुछ स्टॉल टाइप के रखे स्कूल की साइड में। तो वो हमने माननीय तहसीलदार महोदय के समक्ष में और मेरे द्वारा पुलिस फोर्स के द्वारा हटवा दिए गए, जिससे रोड बन सके अच्छी तरीके से, जितनी आवश्यकता थी रोड की वो रोड बन सके और आने जाने में सुलभ रहेगा, किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। कि सबसे पहले 2007 में मेरा मकान टूटा था, तो जो 2007 में जो हम लोगों की पैतृक संपत्ति है हमारे पुरखों की, पूर्वजों की, तो सर हम लोगों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले मेरा मकान टूटा था तो मुझे कुछ मुआवजा नहीं मिला था। आज मुझे सर, हम लोग जाति के चमार है तो सर इसके कारण हम ही लोगों पर अत्याचार हो। मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ से आगे से 55 फुट की नाप थी जो थाने तक, और थाने से यहाँ तक 33 फुट की नाप है, तो यहाँ भी जातिगत अन्याय हो रहा है। हम लोग हरिजन बस्ती है तो कहीं छोड़ा जा रहा है, कहीं तोड़ा जा रहा है। दे दिया जाए या समुद्र में डुबवा दिया जाए, जिससे ना हम होंगे ना हम यहाँ विरोध करेंगे। मैं तो सर इतना ही कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक गरीब आदमी और हम हरिजन बस्ती और गरीब आदमियों के लिए हम लोग जमानों और जमादारों की बस्ती है, इसलिए हमारा ना कोई कहने वाला है ना कोई सुनने वाला है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये मेरा मकान नहीं टूट रहा, लेकिन फिर भी मुझे दुख है। आंगंदा इन लोगों का मकान टूट रहा है तो हम लोग कैसे मकान बनाते हैं? हम लोगों के मेहनत करते करते कारे से भूरे पार पड़ गए। हम लोग एक गुम्मा लगाते समय हम लोगों का खून पसीने निकल जाता है। हम लोगों के लिए एक वक्त की रोटी मुश्किल होती है और आज हम लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं।
हम लोगों के पास खाने के लिए अन्न भी नहीं है, किसी के पास जमीन भी नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे सर? पूर्व पार्षद है एक लक्ष्मण अहिरवार। आज ये अतिक्रमण टूट रहा है, प्रशासन द्वारा अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है, पुलिस इसमें कानून व्यवस्था की दृष्टि से सहयोग में खड़ी हुई है। तो एक पूर्व पार्षद है लक्ष्मण अहिरवार, वो झुल्ला के उसका भी मकान इस अतिक्रमण में उसका कुछ हिस्सा आ रहा था, तो टावर पे चढ़ गया था। क्योंकि मैं एक शासकीय काम से बाहर था, फिर मैं लौट के आया, मेरा बल भी मौजूद था, उसे समझाया बुझाया तो मान गया। उत्तेजना बस चढ़ गया था, वो नीचे उतर के आ गया था। मान जी, मैं प्रशासन और प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ। किरणविद डमनीकरण दतिया की ओर से बरौनी की ओर आ रहा है चौड़ीकरण, वहाँ किरणविद तरीके से शीतला माँ मंदिर से पूरा अतिक्रमण हटाया जाए। चलिए हरिजन बस्ती को न तोड़ा जाए, उसके बाद वहाँ का अतिक्रमण हटता है, उसके बाद हरिजन बस्ती को हटा दिया जाए। मैं शासन की अवहेलना नहीं करता हूँ। हमारी जनता, हमारा जो है एससी का वर्ग शासन और प्रशासन को दोनों हाथ से बधाई देता है। जबलपुर में कच्ची शराब बनाने का गोरख धंधा जोरों पर है। पुलिस लगातार कच्ची शराब बनाने के ठिकानों पर छापेमारी भी कर रही है। ऐसे एक कार्रवाई बरगी थाना अंतर्गत लिखारी गांव से लगे जंगल में की गई, जहां शराब माफियाओं द्वारा चोरी छिपे जंगल के बीच भट्टी लगाकर कच्ची शराब बनाई जा रही थी। सूचना मिलने पर बरगी थाना पुलिस ने क्राइम ब्रांच ने मिलकर जंगल में दबिश दी, जहां झाड़ियों के बीच 3 अलग अलग स्थानों पर भट्टी लगाई गई थी। पुलिस ने मौके से करीब 300 लीटर तैयार कच्ची शराब जब्त की है। 10,000 लीटर लाहन जब्त करते हुए मौके पर ही नष्ट किया गया है। छापेमारी के दौरान 25 वर्षीय अजय आर्मो नामक युवक मौके से भागने में कामयाब हो गया, जबकि पुलिस को मौके पर बुद्धूलाल बरकड़े और रामनाथ पुटे नामक 2 शख्स मिले हैं। पुलिस ने 3 आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पूछताछ जारी है। जैसे कि पुलिस अधीक्षक महोदय का एक अभियान विशेषकर चल रहा है, जो कि पीएचक्यू द्वारा भी चलाया जा रहा है, कि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक हर तरह की अवैध शराब जो बिक रही है जिले में, प्रदेश में, उसे रोका जाए। तो पुलिस अधीक्षक महोदय ने इसके लिए एक विशेष रूप से बैठक ली है और उसके बाद सभी राजपत्रित अधिकारी और थाना प्रभारी सभी स्टाफ को निर्देशित किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन सब में कार्रवाई हो। ऐसी ही एक सूचना बरगी थाना अंतर्गत तिखारी गांव है, जो कि वहाँ पे कच्ची महुआ वाली शराब बनाने की सूचना मिली, जिसमें बरगी थाना में कम बल होने के कारण पुलिस अधीक्षक महोदय ने उनके सहायतार्थ के लिए यहाँ से एक जिला स्तरीय टीम से मुझे और क्राइम ब्रांच की और लोकल अपने लाइन का बल दिया, क्योंकि वो एक गांव क्षेत्र में ये माना जाता है कि कई जगह वो जंगलों में छुप छुप के शराब बनाते हैं और वहाँ लाहन सड़ाते हैं। तो उसी कार्यक्रम में आज हम सुबह यहाँ से रवाना हुए और वहाँ गए तो वहाँ 3 भट्टियाँ में शराब बन रही थी, जिसका वीडियो फुटेज आप लोगों के पास मिल ही गया है। और उसमें लगभग 10,000 लीटर के आसपास लाहन था, जो 3 जगहों से प्राप्त हुआ है, जिसमें 8 बड़े बड़े ड्रम थे और 600 छोटे छोटे कुप्पियाँ थीं और लगभग 300 लीटर के आसपास कच्ची शराब भी बरामद हुई है। आरोपी कोई पकड़े गए? हाँ, 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उसमें, जो एक हालांकि पुराना आरोपी है उसमें, 55 वर्षीय बुद्धूलाल है, तो वो वहाँ पे पहले भी पूर्व में भी उसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। और एक रामलाल है जिसकी उम्र अभी नई है, 25 वर्ष का है, जो पकड़ा गया है। एक अजय गोंड है, जो अजय आर्मो के नाम से भी जाना जाता है। वो पुलिस को देखते ही, क्योंकि पहले से पता चल जाता है, पूरा गांव में फैला हुआ था, तो वहीं वो दारू छोड़ के भाग गया है, उसके भी पूर्व में रिकॉर्ड हैं, तो वो पकड़ा गया। ये भट्टियाँ इन्हीं की हैं और कोई भी शामिल है, कोई और है सरगना? नहीं, ये सब इनकी छोटी छोटी भट्टियाँ होती हैं, 2-4 बड़े बड़े बर्तन होते हैं, उसी में आग लगा लेते हैं और उसी कार्यक्रम में वो दिन भर उसमें चढ़ाए रहते हैं, सड़ा हुआ महुआ बनाते रहते थे। तो वो प्रॉपर उसका नष्टीकरण भी हो गया है, सब जब्त भी हो गया है, और जो बड़े बड़े ड्रम नहीं लाए जा सकते थे उनको प्रॉपर वहीं नष्टीकरण कर दिया गया। बात कर लेते हैं ग्वालियर जिले की, जहां डीएम कौशलेंद्र विक्रम सिंह, सहायक आबकारी आयुक्त संदीप शर्मा के मार्गदर्शन में आमीन खान उप निरीक्षक डबरा के नेतृत्व में आबकारी विभाग ने ग्राम जोरा सरदारों का डेरा राजापुर बाढ़ में ताबड़तोड़ कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान 18 देसी मदिरा प्लेन और 10 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जब्त की गई। इस कार्रवाई में प्रधान आबकारी आरक्षक बलवीर प्रसाद कटारे, प्रेमदास, राम रतन, श्याम सुंदर सराहनीय भूमिका रही। इस प्रकार कार्रवाई करते हुए भीतरवार में त्रिपुरा, नकटा, पाटा, गुलपुरा, चिनौर, मार्कनो, किराने की दुकानों, अंडे की दुकानों, होटलों में की गई, जिनमें अब तक कुल 17 मामले दर्ज किए गए हैं। भीतरवार संवाददाता इसाक खान की रिपोर्ट।
अब बात कर लेते हैं जबलपुर की, जहां अपराधियों का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि अब वो दिन दहाड़े रास्तों पर अपराध करने से चूक नहीं रहे। ताजा मामला गढ़ा थाने के बीटी तिराहे का है, जहां सड़क पर खड़ा होना एक व्यक्ति को उस समय भारी पड़ गया जब युवकों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। एसआई विजेंद्र तिवारी ने बताया, ललित पटेल नामक एक व्यक्ति सड़क किनारे खड़ा था। तभी सड़क किनारे खड़े 3 युवकों ने ललित को वहां खड़े होने से मना किया। मामूली सा विवाद इतना बढ़ गया कि 3 युवकों में से एक जयराम नामक युवक ने ललित पटेल पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे ललित गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर लिया है। आरोपी की तलाश जारी है। जबलपुर से वाजिद खान के चाकूबाजी हुई है दिन दहाड़े, क्या है? ये आज 11:45 की बात है। घायल ललित पटेल पिता नरेश पटेल निवासी सुदामा नगर मदन महल का रहने वाला है। इसकी मिश्रा कंपाउंड बीटी तिराहा के पास में आरोपी जो है जयराज चौरसिया, प्रियांशु केवट और सुमित केवट के साथ में रोड में खड़े रहने की बात को लेकर वाद विवाद हुआ, जिसमें जयराज चौरसिया ने अपने पास से चाकू निकाल के ललित पटेल को घायल किया। इसमें अभी मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है और जो आरोपी हैं उनकी तलाश पतासाजी की जा रही है। इसमें अभी तीनों के तीनों आरोपी अभी फरार चल रहे हैं। आरोपी कौन है, कहाँ का रहने वाला है, इसके पूर्व में क्या आपराधिक रिकॉर्ड है? आपराधिक रिकॉर्ड तो खैर जयराज चौरसिया के 1-2 मामले हैं और प्रियांशु केवट सुमित केवट के तो नहीं है आपराधिक रिकॉर्ड वर्तमान में, और भी अच्छे से चेक कर लिया जा रहा है इसका। हो सकता है कि और दूसरे थानों में इनका आपराधिक रिकॉर्ड हो। रात में जो चाकूबाजी हुई थी उसमें भी यही आरोपी है? हाँ, जयराज चौरसिया का नाम आ रहा है उसमें, रात में जो चाकूबाजी हुई है। अभी वर्तमान में ये फरार है। ये जबलपुर का ही रहने वाला है जयराज चौरसिया, और बाकी जानकारी भी पता की जा रही है। किन धाराओं पे अपराध पंजीबद्ध किया गया और कितने आरोपी हैं? टोटल 3 आरोपी हैं और ये 294, 324, 506, 34 भादावी के मामले में अभी अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आपका शुभ नाम? एसआई विजेंद्र तिवारी। मध्य प्रदेश में विद्युत वितरण कंपनी डबरा मालनपुर ग्वालियर डिवीजन में कार्यरत 1000 बिजली आउटसोर्स ठेका कर्मियों का ठेका नए वित्तीय वर्ष में ईगल हंटर सॉल्यूशन सर्विस प्रोवाइडर को मिलते ही ठेका कर्मचारी आक्रोशित हो गए हैं, जिसके बाद बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों ने डबरा में बिजली कंपनी कार्यालय के बाहर बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के प्रांतीय संयोजक मनोज भार्गव के नेतृत्व में नारेबाजी का प्रदर्शन किया। कर्मचारी प्रतिनिधि भार्गव ने कहा, एक और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेड ऑफिस भोपाल चीफ इंजीनियर ऑफिस भोपाल में नए वित्तीय वर्ष में जिस सेंगर सिक्योरिटी ठेकेदार को ठेका मिला, उन्होंने कहा पिछले 2 सालों से थर्ड आई कंपनी के पास डबरा मालनपुर ग्वालियर का आउटसोर्सिंग ठेका था। उसने एक पैसा भी सिक्योरिटी मनी रजिस्ट्रेशन के नाम पर नहीं लिया, जबकि नया ठेकेदार ईगल हंटर कॉन्ट्रैक्टर लेबर लाइसेंस टेंडर की सेवा शर्तों व लेबर लॉ के विरुद्ध बिना रसीद दिए प्रत्येक ठेका कर्मी से 8000 परफॉर्मेंस सिक्योरिटी मनी 2000 रजिस्ट्रेशन ड्रेस के नाम पर मांग रहा है। डबरा ब्यूरो चीफ छोटू बाथम की खास रिपोर्ट। शर्मा जी, अब क्या परेशानी है बताइए? परेशानी ये है कि कई कर्मचारी 10-10 साल से 8-8 साल से 5-5 साल से आउटसोर्स की मार गिर रहे हैं और बराबर 8 घंटे की ड्यूटी, समान कार्य समान वेतन की हम लोगों की मांग है कि हमें समान कार्य और समान वेतन दिया जाए। और जो कंपनियां 3-3 साल 2-2 साल में इनके टेंडर होते हैं उनके अनुरूप हमें रखा जाता है और कर्मचारियों के कंपनियों के द्वारा हमसे रजिस्ट्रेशन के नाम पर और ड्रेस कोड के नाम पर, आईडी कार्ड के नाम पर जो हमसे वसूलियां जो हमारे कर्मचारी भाइयों से हाल ही में एक मामला सामने कौन करता है वसूली आपसे? हाल ही में एक मामला भितरवार में एक मामला सामने आया है। इसमें कंपनी के द्वारा 10,000 रुपये 8,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर जो मांगे जा रहे थे, वहाँ के कर्मचारियों के विरोध करने के बाद विरोध किया गया कि 10,000 रुपये 8,000 रुपये हम नहीं देंगे। और हमारी सरकार से आपके न्यूज चैनल के माध्यम से आग्रह है कि हम लोगों को समान कार्य समान वेतन दिया जाए और आउटसोर्स की लंबे समय से मांग की जा रही है। रिश्वत की मांग कौन कर रहा था? रिश्वत की मांग हाल ही में भितरवार में जो घटना सामने आई है भितरवार में, और भितरवार में हमने रजिस्ट्रेशन के नाम पर 8,000 रुपये ईगल एंटर कंपनी के द्वारा मांग की जा रही है, वो मांग को बंद की जाए और हमें डायरेक्ट हमें ठेकेदार के माध्यम से पेमेंट ना देते हुए विभाग से पेमेंट देती है, कंपनी के द्वारा पेमेंट। आक्रोश इस बात पर है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष जो प्रारंभ हुआ उसमें ईगल हंटर सॉल्यूशन ठेकेदार को ठेका मिला
और वे ठेकेदार बहुत ही रिकॉर्डशुदा था। उसने यहाँ पर 10-10 हज़ार रुपये हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों से मांगना शुरू कर दिया। वो 8,000 रुपये सिक्योरिटी मनी के नाम पर मांग रहा है और 2,000 रुपये रजिस्ट्रेशन के नाम पर मांग रहा है। जबकि हमारे यहाँ जो हेड ऑफिस है मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का, MD ऑफिस, चीफ इंजीनियर ऑफिस भोपाल का और एरिया स्टोर और वहाँ पर जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर सेंगर सिक्योरिटी को ठेका है। 1 रुपये भी वो ठेकेदार जो है किसी भी कर्मचारी से रजिस्ट्रेशन या सिक्योरिटी मनी के नाम पर नहीं मांग रहा है। तो यहाँ के जो सर्किल कार्यालय हैं और डिवीजन कार्यालय में क्यों मांगा जा रहा है, इस पर हमें घोर आपत्ति है। दूसरी बात यह कि ये जो ठेकेदार है इसका रिकॉर्ड बहुत ख़राब रहा है। इसने पहले भी बालाघाट में, सिवनी में, अन्य इलाकों में हमारे आउटसोर्स के जो कर्मचारी हैं उनसे 8,000 रुपये सिक्योरिटी मनी के नाम पर लिए थे। सिक्योरिटी का मतलब होता है सुरक्षा नीति, उसको लौटाया जाना चाहिए, लेकिन उसका ठेका खत्म होने के बाद भी उसने आज तक ये राशि नहीं लौटाई है और वो पूरी हजम और करके डकार ली। क्या कंपनी ब्लैक लिस्टेड है क्या? ये कंपनी ब्लैक लिस्टेड नहीं है, लेकिन हमारा सरकार से आग्रह है कि ऐसी कंपनियों को इसलिए ब्लैक लिस्टेड किया जाए क्योंकि टेंडर में किसी भी प्रकार से ठेका कर्मचारियों से लूट की छूट नहीं दी गई है, किसी भी प्रकार से पैसा लेने की मनाही है। इसके बावजूद भी ये मनमानी करके इस तरह की है ना नाजायज शर्तें थोप रहा है। ऐसे ये शपथ पत्र भरवा रहा है जिसके अंदर ये धमकी दे रहा है कि आपका हम ट्रांसफ़र मध्य प्रदेश के बाहर कर देंगे, जबकि हमारे यहाँ चीफ इंजीनियर और AE का भी ट्रांसफ़र जो है मध्य प्रदेश के बाहर नहीं किया जा सकता है। गुना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रसिद्ध मंदिर मां निहाल देवी